आज से कुछ सालों पहले मार्वल की एक मूवी आई थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। अब उस मूवी में उस वर्ल्ड की जो सबसे डेवलप्ड कंट्री थी उसका रूलिंग सिस्टम था मोनार्की का। एंड उस मोनार्की का जो किंग था उसका जो इलेक्शन होता था वो नॉर्मल टिपिकल इलेक्शन की तरह नहीं होता था। वहां पे इलेक्शन के लिए द टू कैंडिडेट्स वुड फाइट टिल डेथ, एंड जो भी जीता था दैट पर्सन विल एंड अप बिकमिंग द किंग ऑफ दैट कंट्री। अब इस सीन को तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। इट वॉज अ वेरी चार्ज अप सीन, बहुत बढ़िया फाइटिंग सीन था, लोगों ने देखा, दे वर वेरी हैप्पी विद इट। बट देन इफ यू हैव टू इमेजिन दैट सीन टुडे इन टुडेज सिनेरियो, हाउ विल यू डू दैट? विल यू बी एबल टू डू दैट? इमेजिन टू पॉलिटिकल लीडर्स गोइंग इनटू अ बॉक्सिंग रिंग फाइटिंग फॉर द seat whichever they are fighting for. So in that situation, can you imagine it happening today? तो देन यूल फॉर दैट यूल टेल मी कि नहीं नहीं नहीं, दैट वाज अ मूवी एक फिक्शनल चीज़ है, वो फिक्शन के हिसाब से हुआ था, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। बट इफ यू गो बैक इन टू आवर हिस्ट्री यूल सी कि बैक देन व्हेन किंगडम्स वुड फाइट विद ईच अदर, वो क्या होता था, दो किंग्स अपनी आर्मीज के साथ लड़ रहे थे, एंड जो भी किंग जीता था वो बाकी किंग का जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी रिसोर्सेज, जितना भी लैंड था वो अपने नाम कर लेता था। आप अगर थोड़ा और पीछे जाओगे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाजनपदास एंड जनपदास, आपको पता चलेगा वहाँ पे जो क्लैंस होते थे, जो ट्राइब्स होते थे उस टाइम पे भी उनका जो लीडर इलेक्ट किया जाता था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ होता था। एंड आज भी फास्ट फॉरवर्डिंग टू टुडे, you'll find there are a lot of tribes and places in Africa where this is still being practiced. तो now how do you judge this? How do you judge this culture? अब क्या बोलोगे कि नहीं 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 ये कल्चर गलत है क्योंकि वायलेंस कैन नॉट बी अ वे ऑफ इलेक्टिंग अ किंग और इलेक्टिंग अ लीडर। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू लीड द कंट्री। जो सबसे ताकतवर है जरूरत नहीं है कि ही इज ऑल्सो द मोस्ट इंटेलिजेंट। So in that case, will you judge that culture to be wrong, or will you judge that culture to be right? And this interaction, this judgment of you trying to judge a particular culture is right or wrong is part of human interface. ये जो एथिक्स का सिलेबस दिया है यूपीएससी ने, उन्होंने सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। अब ये जो ह्यूमन इंटरफेस की बात होती है वो ये है कि एथिक्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। वो अगर आप एक आइलैंड में अकेले हो, आप उस आइलैंड में चाहे जो भी करो, आपको कौन जज करने आ रहा है? कोई नहीं। तो आप चाहे सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसका कोई मान्य ही नहीं है। बट इमेजिन दिस इज अ सिनेरियो अ यंग किड फेसेस व्हेन अ यंग चाइल्ड इज बॉर्न। वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं उनको सही और गलत की कोई समझ नहीं होती है, तो उनको उनके पेरेंट्स बताते हैं, फैमिली बताती है, उनका सोसाइटी बताता है, उनका कल्चर बताता है, उनका रिलीजन बताता है कि राइट और रॉन्ग क्या है। एंड दिस interaction between that little kid and their family, the person and the culture and the culture and the group is what gives birth to ethics. So ethics cannot exist in a silo. Human interface is key to the whole evaluation of something being right or wrong. कोई भी चीज का सही या गलत होना तभी हो सकता है जब उसके ऊपर कोई जजमेंट हो, और जजमेंट तभी होगी जब दो लोग मौजूद हैं, है कि नहीं? So now coming back to this question of culture, here the judgment is on a culture. अब इस human interface के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, हम इसको through certain individual and cultural dilemmas के हिसाब से देखेंगे। The first dilemma here is this, कि कोई एक culture जो है, उसके जो cultural practices हैं, वो सही है या गलत है, इसको आप क्या जज कर सकते हो, नहीं कर सकते, और अगर जज करना है तो कैसे करेंगे? So I'll give you another example. Imagine कीजिए आपके आसपास आपको पता चलता है कि आपके नेबर के पास घर पे एक गन रखी है, and the neighbor does not belong to a police. They do not belong to the army. So आपके पास क्या सोच विचार आएगा इस नेबर के बारे में? आपको लगेगा कि something is shady is going on. हो सकता है ये थोड़े किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या ऐसा कुछ हो। बट इमेजिन द सेम सिचुएशन इन यूएस। वहाँ पे हर तीसरे पर्सन के पास गन है। वहाँ पे हर 44% ऑफ हाउस होल्ड्स देयर ओन अ गन। वहाँ पे गन ओन करना इज लाइक हैविंग अ ड्राइवर्स लाइसेंस। सो उनके लिए वो बहुत कॉमन है, जबकि हमारे लिए वो एक टैबू है। तो इस सिचुएशन में आप उनके गन कल्चर को कैसे जज करोगे? इज इट अ राइट थिंग टू डू? इज इट रॉन्ग थिंग टू डू? सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे जो
थोड़े ऊपर के जनरेशन हैं, द जनरेशन ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स, अगर उनको पता चले कि वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं वर्सेस यहाँ पे कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके टाइम पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, उसको कैसे जज करेंगे? उनके हिसाब से वो एक गलत कल्चर होगा एंड उनके लिए उनका अपना कल्चर सही कल्चर होगा. सो हियर यू कैन ऑलरेडी सी टू स्टैंड पॉइंट्स. एक स्टैंड पॉइंट आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हो सकता है विच इज सेइंग दैट दैट कल्चर इज रॉन्ग एंड आर कल्चर, द वे वी ड्रेस, द वे द फूड वी ईट, हम जो करते हैं जो पहनते हैं वो सही है, वो लोग जो करते हैं वो गलत है. एक ये स्टैंड पॉइंट है. दूसरा स्टैंड पॉइंट आपका अपना स्टैंड पॉइंट होगा जहाँ पे आप बोलोगे नहीं, हम एक कल्चर को एक दूसरे कल्चर के हिसाब से जज नहीं कर सकते. उस कल्चर का अपना पास्ट है, उस कल्चर का अपने ट्रेडिशन है, वो कल्चर अपने हिसाब से डेवलप हुआ है. हमारा कल्चर हमारे हिसाब से डेवलप हुआ है और हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर के पायदान पे रख के जज नहीं कर सकते. तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिविज्म. इसको बोला जाता है कल्चरल ऑब्जेक्टिविज्म. एंड जो आपका स्टैंड पॉइंट हम ले रहे हैं, जहां पे आप बोल रहे हो कि नहीं, जो कल्चर है वो कल्चर का अपना ट्रेडिशन है. हर कल्चर हैज द एबिलिटी टू डू देयर ओन सेल्फ डिटर्मिनेशन. उस स्टैंड पॉइंट को बोला जाता है रिलेटिविज्म. सो ऑब्जेक्टिविज्म, कल्चरल ऑब्जेक्टिविज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म. अब इस चीज की बात हम एथिक्स में क्यों कर रहे हैं? अब मान लीजिए आप कल एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं. एज अ डीएम यू गेट पोस्टेड टू अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. अब इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आपको डेवलपमेंट करवानी है. हाउ? यू वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड एजुकेशन. तो उसके लिए आप स्कूल बनवा रहे हैं. वहाँ पे आपने उस स्कूल का प्रचार भी किया, बट आपने देखा कि वहाँ पे जितने भी ट्राइबल विलेजेस के लोग हैं वो सिर्फ अपने लड़कों को भेज रहे हैं, वो भी गिने चुने लड़कों को, एंड वो अपनी लड़कियों को तो भेज ही नहीं रहे हैं वहाँ पे स्कूल में. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या करेंगे? क्या आप एक ऑब्जेक्टिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो सोच है यहाँ पे कि डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, सो girl childs need to come here, girl childs need to be part of the system, so I don't know, I might go for penalizing them, I might go for incentivizing them, कुछ ना कुछ करके I want to get the girl child inside the school, they need to be educated. या आप एक रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और बोलेंगे कि नहीं, अगर उनका वो कल्चर है, उनका वो ट्रेडिशन है, वो अलाउ नहीं कर सकते अपने गर्ल चाइल्ड्स को भेजने के लिए स्कूल में, तो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट. तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये जो वेन है बिटवीन ऑब्जेक्टिविज्म एंड रिलेटिविज्म, ये कहाँ जा रहा है. सो व्हाट डज ऑब्जेक्टिविज्म से? ऑब्जेक्टिविज्म सेज दैट, अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे जाएं, तो टू अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन यू विल सी दैट ऑब्जेक्टिविज्म सेज दैट in objectivism a culture or a moral standpoint is taken as an universal absolute truth, and every other moral standpoint is taken to be wrong or an error. So in objectivism only one universal truth lies. तो अगर मान लीजिए अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं एंड आपकी सोच ऑब्जेक्टिविज्म की तरफ जा रही है, तो आप बोलोगे कि आपके कल्चर के जितने भी स्टैंड पॉइंट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, सिर्फ वही सही हैं एंड बाकी जितने भी अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं वो गलत है. रिलेटिविज्म ऑन द अदर हैंड सेज दैट एवरी कल्चर एंड एवरी ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम देयर ओन हिस्टोरिकल मूरिंग्स, देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एंड टू जज वन कल्चर बेस्ड ऑन अनदर कल्चर इज रॉन्ग. सो एवरीवन हैज देयर ओन मॉरल सेल्फ डिटर्मिनेशन. ये हो गया हमारा रिलेटिविज्म. तो हमारे इस एग्जाम्पल में where you have to choose between a girl child coming to a school or not, how do you decide that? Now let's take more examples to understand the problems with objectivism and relativism. अब देखिए, ऑब्जेक्टिविज्म जो है ये एक बहुत ही इंट्यूटिव चीज़ है. ये इंट्यूटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप दोबारा हम आपके ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सी आई एम टेकिंग इट एज अ ब्रॉड एग्जाम्पल, आई एम नॉट अक्यूजिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन. जिस जनरेशन में फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उनके लिए जानना कि दूसरे कल्चर्स कैसे फंक्शन करते हैं, दूसरे कल्चर्स के ट्रेडिशंस कैसे होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट था. तो वो जब बड़े हो रहे थे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन के टाइम पे,
वो जब बड़े हो रहे थे उनके लिए सिर्फ एक ही मॉरल स्टैंड पॉइंट मौजूद था, जो था उनका अपना कल्चर। तो उनके लिए पूरी लाइफ उसी एक कल्चर में रहने की वजह से उनको ऑब्वियसली इंट्यूटिवली यही लगेगा कि उनका जो कल्चर है वो सही है ना। द प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिविज्म लाइज हियर। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर कोई मान लेता है कि उनका ही कल्चर सही है और बाकी सारे कल्चर गलत है, देन इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन। द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ दिस इज radicalization. Now, the problem with radicalization is when you're in objectivism वाला स्टेज, आपको ठीक है, आपको लगता है आपका जो कल्चर है वो सही है, बाकी वाले कल्चर गलत है। बट जब वो radicalization की तरफ जाते हैं तब आपको लगेगा, तब radicalization का मतलब क्या है कि जो उनका स्टैंड पॉइंट है, जो उनका मॉरल व्यू है वही सही है, एंड बाकी जो स्टैंड पॉइंट्स वो नॉट ओनली दे आर रॉन्ग but they are also completely opposite or completely against your own standpoint, and they cannot mutually coexist. So the moment you go towards radicalization, that's where the hatred comes in. That's where the problem between coexistence comes. कि दो different culture एक साथ रह ही नहीं सकते। ये बात अलग है ऑब्जेक्टिविज्म में कि आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, आप सही हो वो गलत है, बट वो गलत है टू अ पॉइंट दैट दे कैनॉट को एग्जिस्ट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिविज्म। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिलेटिविज्म? अब रिलेटिविज्म में प्रॉब्लम ये है कि आप कहां तक टॉलरेट करेंगे किसी एक कल्चर को, किसी एक कल्चरल प्रैक्टिस को। आज से कुछ सालों पहले सती यूज्ड टू बी अ प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिजेस यूज्ड टू बी अ प्रैक्टिस, स्लेवरी यूज्ड टू बी अ प्रैक्टिस, पॉलीगमी यूज्ड टू बी अ प्रैक्टिस। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस थे। तो अगर आप रिलेटिविज्म के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप तो बोलेंगे नहीं, वो एक कल्चर है, वो अपने हिसाब से डेवलप हुआ है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट नहीं, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर, एंड दैट ड्रॉइंग द लाइन, हमने पहली क्लास में बात करी थी कि द होल आइडिया अबाउट एथिक्स एंड मोरालिटी इज नॉट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इट इज ओनली टू थिंग्स: बिकमिंग सिचुएशनली अवेयर and working towards moral progress. And today, when we've given up on sati, we've come way forward from child marriages, female infanticides, and other cruel practices against women, that is because the whole culture has collectively progressed. So now we know the problem with relativism कि हम tolerance करें तो कहाँ तक करें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये था कि 1648 में यूरोपियन कंट्रीज ने अपने बीच में एक ट्रीटी साइन किया था, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उस ट्रीटी में यह बोला गया था कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के साथ कोई भी सॉर्ट ऑफ इंटरफियरेंस नहीं करेगा। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जहां उनको पता चला कि अगर हम किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे तो वो तो अपने सिटीजन्स के साथ जो चाहे कर सकते हैं। एंड इसीलिए द होल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स केम। उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं कर सकते हम। तो दे फाउंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन ऑब्जेक्टिविज्म एंड रिलेटिविज्म बाय सेइंग कि नहीं, कुछ चीजें तो हैं जो एब्सोल्यूट है। हर चीज एब्सोल्यूट नहीं है ऑब्जेक्टिविज्म की तरह, और हर चीज टॉलरेबल भी नहीं है रिलेटिविज्म की तरह। तो ये जो मिडिल ग्राउंड है, इस चीज को हमको हर मॉरल डिलेमा में निकालना पड़ेगा। एंड दैट इज in our whole idea of, in our whole example of that DM and a tribal school, you have to find that middle ground. And इस middle ground को कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फिलोसोफर है by the name of डेविड वोंग। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने बोला कि किसी भी कल्चर में जो उनका अपना मॉरल स्टैंड पॉइंट होता है, वो दो चीज़ों से आता है। एक होता है उनका मॉरल कोर और दूसरा होता है उनका डाइवर्स कोर। So डेविड वोंग ने बोला कि किसी भी कल्चर का there are two parts. The first part is their moral core, and the second part is their diversity core or their diversity part. उन्होंने बोला कि अब चाहे कितने भी कल्चर्स को ले लो, हर कल्चर का जो मोरालिटी है, हर कल्चर का जो मॉरल कोर है, वो सेम है। हर कल्चर wants to promote honesty, wants to promote
brotherhood, wants to negate violence, wants to promote harmony, wants to promote kindness. ये चीज हर कल्चर में कॉमन है. एंड जो डाइवर्स पार्ट है वो इट्स सीन ऑन हाउ दिस इज अचीव्ड. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे जो पूजा अर्चना के जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हर कल्चर में देर आर डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स, देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू दीज गॉड्स. दे रेंज फ्रॉम one side could be sacrificing animals, to the other side could be chanting mantras. अब इन दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस है, उनका मॉरल कोर क्या है? टू पे रिस्पेक्ट टू द गॉड्स, बट द डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस. सो डेविड वॉन्ग सेज द सेम थिंग. इफ यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेयर देयर इज अ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ट्राई टू सी कि उनका जो मॉरल कोर है वो क्या है. तो हमारे इस क्वेश्चन में जो डीएम एंड ट्राइबल स्कूल वाला जो क्वेश्चन है, उसमें आप देखना चाहोगे कि इनका मॉरल कोर क्या है. रिमेंबर, द होल आइडिया अबाउट एथिक्स इज टू सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मॉरल प्रोग्रेस. सिचुएशनल अवेयरनेस आपके पास तब आएगी जब आप इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को, इस रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को देख पाएंगे. एंड मॉरल प्रोग्रेस तब आएगा जब आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे. रिमेंबर, मॉरल प्रोग्रेस इज कलेक्टिव मॉरल प्रोग्रेस. ये कलेक्टिव मॉरल प्रोग्रेस आपका नहीं है, वो आप इन ट्राइबल लोगों का है. सो यू विल हैव टू गो टू देम, यू स्पीक टू देम, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर मॉरल कोर. तो आपको पता चलेगा शायद देयर मॉरल कोर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे रिस्पेक्ट विमेन, दे रिस्पेक्ट द गर्ल चाइल्ड, दे डोंट वांट द गर्ल चाइल्ड टू इंटरेक्ट विद बॉयज टिल अ सर्टेन एज. तो you can propose solutions like having different classes for girls and boys. You can propose a solution where you can build two different schools for the girls and boys. अब उनका अगर एक और प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए वो वेस्टर्न ट्रेडिशंस, वेस्टर्न पढ़ाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते, वो मॉडर्न पढ़ाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते, वो अपने कल्चर को अपने कल्चर की जगह पे ही रखना चाहते हैं. तो देन यू कैन अपॉइंट द टीचर्स फ्रॉम देयर ट्राइबल विलेज, द ट्राइबल टीचर्स, टू कम एंड टीच इन द स्कूल, to somehow try to inculcate the new model learnings through these teachers. And you can only do this when you find what is their moral core and then try to tackle their diversity part by merging it with your diversity part. स्वच्छ भारत अभियान के टाइम पे यही हुआ था. स्वच्छ भारत अभियान के टाइम पे गवर्नमेंट ने देखा कि what the biggest problem we are facing here is open defecation. खुले में शौच करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे. एंड उन्होंने देखा कि ये जो ट्रेडिशन है वो सालों से आज चली आ रही है. फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दिस ट्रेडिशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड. तो उसके लिए उन्होंने पहले देखा इसका मॉरल कोर क्या है. मॉरल कोर ये है कि पीपल वांट टू रिलीव देमसेल्व्स. वो लोग बाथरूम जाना चाहते हैं जब भी जा सकते हैं. दे कैन गो वॉट एवर टाइम दे वॉन्ट. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड वॉज दे नीडेड प्राइवेसी. तो प्राइवेसी के लिए वो दूर दूर जगहों पे, झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, ऐसी जगह पे जा रहे थे. रात को जा रहे थे, दिन में जब कोई देख नहीं सकता उस टाइम पे जा रहे थे. एंड they have to go whenever they can go. जब भी आपको जाना है तभी आप जा रहे हो. तो उन्होंने ये दोनों मॉरल कोर्स को देखा और इन दोनों मॉरल कोर्स को कैसे टैकल किया? बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स इनसाइड द होम्स, द टॉयलेट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एवरीवन इनसाइड द होम. अब वहां पे उसको, उस ट्रेडिशंस को उनको चेंज नहीं करने गए कि हम वेस्टर्न टॉयलेट्स ले आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयलेट्स ले आएंगे. नहीं, द होल आइडिया वाज टू मेंटेन दैट द कोर वैल्यू अराउंड a person going to the toilet and then changing the diversity around it. आपने उनको समझाया, बहुत सारे कैंपेन्स किए गए, लोगों को बताया गया कि what is the problem with open defecation. And then finally this is the reason why Swachh Bharat Abhiyan was a success in rural India where people weren't even educated. So this is the reason why understanding the moral core of any issue is beneficial. अब अगर कल आपको यूपीएससी एक क्वेश्चन देता है किसी भी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, दिस कुड बी अ प्रैक्टिस अराउंड कास्ट सिस्टम, दिस कुड बी अ प्रैक्टिस रिगार्डिंग इनइक्वालिटी इन विमेन, दिस कुड बी अ प्रैक्टिस अराउंड चाइल्ड लेबर. यहाँ पे आप ये चीज़ यूज कर पाएंगे. यहाँ पे यू कैन टेल द एग्जामिनर दैट द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू आर टेकिंग कम्स फ्रॉम अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, where you've evaluated what are the objectivistic point of views, what are the relativistic point of views, and then finally finding the modest relativistic point of view. इस
दिस 2 पार्ट सोल्यूशन जो डेविड वॉन्ग ने दिया था, इसको बोला जाता है मॉडेस्ट रिलेटिविज्म। इसको बोला जाता है मॉडेस्ट रिलेटिविज्म। एंड इसी सिचुएशन को, इसी मॉडेस्ट रिलेटिविज्म को आपको यूज करना है इन क्वेश्चंस में। एंड ट्रस्ट मी, दीज क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर एथिक्स पेपर। कल जब आपको एग्जामिनर आपका इंटरव्यूअर आपसे जब इंटरव्यू लेगा, व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर यूपीएससी पैनल, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू टेल देम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव टेकन फ्रॉम such an aware position, the answer that you will be giving here will get you a notch up. And that is the whole idea here. So in today's class we studied that ethics in human interface brings about a lot of challenges and dilemmas. And the first dilemma that we tackled today, हमारा जो सबसे पहला dilemma था आज का, वो था the dilemma regarding culture, regarding tradition. So I'll see you in the next video where we take this dilemma forward and we look at it from an individual perspective. So I hope to see you soon, and all the best for your examination.